हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर और बड़ा ही इंटरेस्टिंग आज टॉपिक है कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। 3 नंबर हंसते हंसते आते हैं इस टॉपिक में से। कैसे? देखो, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया है मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्या होता है। हमने ये भी डिस्कस किया कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस हम किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का वहां पे हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोगों को इस कोलरॉश लॉ की जरूरत पड़ेगी। पहले जान लेते हैं ये लॉ है क्या। ये क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इसका कहने का मतलब ये है कि जो मोलर कंडक्टिविटी है, मान लो चलो कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लिया हमने NaCl, इसकी कोई भी मोलर कंडक्टेंस है इस वाले इलेक्ट्रोलाइट से जो भी कंडक्ट हो रही है, अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की मैं बात करूं तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस इसका जो भी होगा वो किसकी वजह से है? इसमें प्रेजेंट दोनों आयंस की वजह से। तो उसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है तो इसको क्या होगा, इन दोनों का अलग अलग से आयंस का, उनका कहना है कि आयंस है ना इंडिपेंडेंट माइग्रेट करते हैं। कैटायन किसी भी एनायन के साथ हो उसकी जो कंडक्टेंस है वो वही रहेगी, किसी और के साथ आएगी तो चेंज नहीं होगा। जैसे NaCl के साथ भी आ सकता है, सोडियम ब्रोमीन के साथ भी आ सकता है, किसी भी और जैसे क्लोरीन भी सोडियम के साथ भी आ सकता है, पोटेशियम के साथ भी आ सकता है, कैल्शियम के साथ भी आ सकता है। चाहे कैटायन कोई सा भी हो, किसी एक पर्टिकुलर एनायन की बात करें तो एनायन की कंडक्टेंस वही रहेगी, कैटायन की अपनी अलग रहेगी। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। तो अगर इसकी बात करें, किसकी भला, NaCl की अगर हम टोटल बात करें तो ये हो जाएगा क्या, देखो यहाँ पे हम लोग स्मॉल लैम्डा का इस्तेमाल करेंगे जब कैटायन और एनायन की बात करते हैं। तो दिस विल बी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम आयन प्लस लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आयन। इनकी जो भी वैल्यूज होगी वो यहाँ पे पुट करके उसको हम प्लस कर सकते हैं। ध्यान देंगे बच्चे लोग, यहाँ तो ये सिंगल सिंगल एनायन है। मान लो मेरे पास आ जाए, चलो यहाँ पे मैं क्लोरीन को एक और के साथ ले लेते हैं, MgCl2 से फॉर एग्जांपल ले लिया, तो यहाँ पे जो MgCl2 की लिमिटिंग कंडक्टेंस होने वाली है वो क्या होगी, मैग्नीशियम आयन की कंडक्टेंस। मैग्नीशियम एक ही आयन है, चार्ज बेशक से उस पर 2 है, तो ये किसका हो जाएगा, Mg2 पॉजिटिव, और प्लस क्लोराइड के कितने आयन फर्निश हो रहे हैं, यहाँ पे 2 आयंस फर्निश हो रहे हैं, इसीलिए ये 2 यहाँ पे आ जाएंगे। 2 क्लोराइड आयंस की कंडक्टेंस स्मॉल लैम्डा से हम इसको दिखाएंगे। किसकी भला, क्लोराइड आयंस की। ठीक है, अगर मान लो मैं कहती हूं AlCl3 है, AlCl3 है और इसकी लिमिटिंग कंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है। अब आपको मालूम है किसकी, कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 बार 3 क्लोराइड आयन फर्निश हो रहे हैं ना, हर क्लोराइड आयन की कंडक्टेंस प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगी मोलर कंडक्टेंस ऑफ Al3 पॉजिटिव प्लस कितना हो गए, 3 आयंस आ गए, तो 3 ये हो जाएगी मोलर कंडक्टेंस किसकी, 3 क्लोराइड आयंस की। इस तरीके से कैलकुलेट होता है। यानी कि अब, लेकिन इसका मतलब ये है कि क्लोराइड चाहे मैग्नीशियम के साथ आ रहा है, चाहे एल्यूमिनियम के साथ आ रहा है, चाहे सोडियम के साथ आ रहा है, क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन विल रिमेन सेम, ये अलग नहीं होगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस कैटायन के साथ आ रहा है। इसी तरीके से एनायन किसी भी कैटायन किसी भी एनायन के साथ आ जाए उसकी कंडक्टेंस सेम रहेगी, अलग नहीं होगी। इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। अब जैसे मान लो सोडियम की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ, अगर ये तो हम लोगों ने एनायन देखा क्लोराइड अलग अलग करके, अब हम लोग कैटायन देख लेते हैं अलग अलग करके। मान लो NaCl है, या फिर हम ले लेते हैं, कंडक्टेंस निकालनी है हमें CH3COONa की। यहाँ पे अगेन यहाँ पे Na अब किसके साथ है, एसीटेट आयन के साथ है ना, तो ये कैलकुलेट तो वैसे ही होगी, लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ CH3COO आयन प्लस लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ सोडियम, क्योंकि एक एक आयन है तो एक एक आयन से सीधा सीधा ये प्लस हो जाएगा। अब लेकिन इसमें हो चाहे सोडियम इसमें हो,
दोनों में सोडियम आयन की जो कंडक्टेंस है वो सेम रहेगी, एनायन चेंज होने से सोडियम पे कोई फर्क नहीं पड़ना, इसीलिए इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। कैटायन का जो भी है, क्लोराइड है तो भैया किसी भी कैटायन के साथ आ जाओ वो सेम रहेगा, ब्रोमाइड है तो किसी भी कैटायन के साथ आ जाओ ब्रोमाइड की वैल्यू सेम रहेगी, सोडियम है किसी भी एनायन के साथ आ जाओ सोडियम की वैल्यू सेम रहेगी। तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है जब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, जैसे ये हो गया ये हो गया, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, इनका तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफ में एक्स्ट्रापोलेट करके, और इनको सबके साथ अलग अलग कैलकुलेट करके इनकी सबकी आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट कर ली जा सकती है इजीली। फिर इसका इस्तेमाल करते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस को कैलकुलेट करने का। कैसे करेंगे देखते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट माइग्रेट करें ना तो बहुत इजीली होता है। इसके यूजेस देखते हैं हम लोग, कोलरॉश लॉ के क्या क्या यूज हो सकते हैं। सबसे पहला तो यही हो गया, कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग कंडक्टेंस ऑफ, लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। पहला, टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। कैसे करेंगे? से फॉर एग्जाम्पल CH3COOH है, हमें इसकी कंडक्टेंस पता करने, लिमिटिंग कंडक्टेंस नहीं कर सकते, वीक है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस अपने से कैलकुलेट नहीं हो सकती, ग्राफ एक्स्ट्रापोलेट नहीं होगा। पिछली क्लास में मैंने बताया है आप लोगों को, अगर नहीं समझ आए तो पिछली वाली क्लास जरूर देख लेना। अब इसके लिए अगर कुछ ऐसी चीजें आ जाएं जिनसे अलग अलग हमें, हमारे पास आयंस कौन से देखो जरा, CH3COO और H आयन, कुछ ऐसा हो कि CH3COO किसी और से हमें पता चल जाए, ये H हमारे को किसी और से पता चल जाए, किसी और आयन के साथ जोड़ जाड़ करके, तो हम निकाल सकते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल अपने को दे दिया जाए CH3COONA, जो स्ट्रॉन्ग है उनका तो हमें पता ही होता है ना, जो स्ट्रॉन्ग है ये स्ट्रॉन्ग हो गया, और हमें H दे दिया Cl के साथ, ठीक है भैया, यहां से तो अपने को आ जाएगी CH3COONA की, इससे आ जाएगा अपने को हाइड्रोजन आयन, यही दोनों तो चाहिए थे, लेकिन इन दोनों के साथ फ्री में कौन आ रहे हैं, सोडियम और क्लोरीन भी आ रहे हैं। तो सोडियम और क्लोरीन हमें चाहिए नहीं, लेकिन इनको हटाने के लिए हमारे को इनकी कंडक्टेंस चाहिए, किसकी, NaCl की। तो अगर हमारे को CH3COOH पाना है तो इनमें से देखेंगे कि किसको प्लस करें और किसको माइनस करें। तो हम लोग क्या करेंगे, कंडक्टेंस CH3COONA, क्योंकि हमारे को इसमें चाहिए CH3COO, इसमें से चाहिए HCl, हमने ऐड कर दिए दोनों, यहां से इसकी कंडक्टेंस आ गई, यहां से Cl की भी, H की भी कंडक्टेंस आ गई, तो CH3COOH की तो हमें मिल गई, लेकिन अपने को ये नहीं चाहिए, इनको हटाना है। तो इनको हटाने के लिए इसको माइनस कर दो, इसकी कंडक्टेंस जो गिवन होगी, तो हम किसकी कंडक्टेंस को माइनस कर देंगे, NaCl की कंडक्टेंस को माइनस कर देंगे। बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपको ये वैल्यूज गिवन होंगी, 100% गिवन होंगी। किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की आपको कंसंट्रेशन निकालनी है तो उससे रिलेटेड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन 100% गिवन होंगी। उसमें से हमें सिर्फ इतना देखना है कि वो जितने जो भी है, जैसे यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोलाइट्स दे दिए, हमें जो जो आयंस चाहिए उनको प्लस कर दो और जो नहीं चाहिए उनको माइनस कर दो। हमें चाहिए थे CH3COON, इसके पास था, यस इसको ले लो। हमें चाहिए था H आयन, इसके पास था, यस इसको ले लो। चलो इन दोनों को कर दिया प्लस। हमें क्या नहीं चाहिए, हमें Na और Cl नहीं चाहिए, क्योंकि इनके साथ आ रहे हैं, तो हमने NaCl को इसमें से माइनस कर दिया। इजीली कैलकुलेट हो जाता है। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है एकदम बहुत बढ़िया सा, इजीली कैलकुलेट हो जाता है, बहुत ही आसानी से कैलकुलेट होता है, तो इसमें कंफ्यूज होना बिल्कुल नहीं है। सेकंड, ये हम लोग किस चीज के लिए इसको यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं इसको डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन कैलकुलेट करने के लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, जो कि है अल्फा। हम क्या कर सकते हैं, टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन,
किसका? ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का। एंड डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन क्या होती है? अल्फा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस, यहां पे कोई भी कंसंट्रेशन होगी सी पे, कोई भी कंसंट्रेशन पे, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय लिमिटिंग कंडक्टेंस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस से हम लोग उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा। इससे हम डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन के साथ कैलकुलेट क्या कर सकते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर हमारे को अल्फा मालूम है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट होता है? देखो, टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड दैट इज के। के क्या होता है? देखो जरा, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, है ना? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसी तरीके से कैलकुलेट होता है। अब अपने पास अल्फा की वैल्यू है क्या? ये। लिमिटिंग कंडक्टेंस पता कर सकते हैं, वीक का भी कर सकते हैं कोलरॉश लॉ से। मोलर कंडक्टेंस पता कर सकते हैं, बिल्कुल पता कर सकते हैं। कंडक्टिविटी मालूम है तो मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी, है ना? उससे हो जाएगा। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसको सी और अल्फा की जगह क्या पुट कर देंगे? ये पुट कर देंगे, मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, एंड दैट डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अच्छा ये तो स्क्वायर भी है, 1 माइनस अल्फा की जगह क्या करेंगे? मोलर कंडक्टेंस अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कर देंगे। इसको एक्सपैंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सी मोलर कंडक्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये बाहर आ जाएगा, लिमिटिंग कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय लिमिटिंग कंडक्टेंस माइनस मोलर कंडक्टेंस। आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आपको मालूम होना चाहिए मोलर कंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे इजीली। आपको अगर कंडक्टिविटी मालूम है, गिवन होगी, जो चीजें चाहिए वो गिवन होगी आपको। मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी दैट इज कापा मल्टीप्लाइड बाय 1000 इंटू डिवाइडेड बाय मोलरिटी, है ना? फॉर्मूला याद है? लिख देती हूँ, चलो। मोलर कंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट होती है? कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी। मोलर कंडक्टेंस ऐसे कैलकुलेट हो जाएगी। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस अभी अभी हमने बात की, किससे? कोलरॉश लॉ से हम लोग बात कर सकते हैं। उसको लिमिटिंग कंडक्टेंस को कोलरॉश लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत आसान हो जाता है जब कॉन्सेप्ट हमारी समझ आ जाता है। फोर्थ चीज हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इससे? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स यानी कि जो बहुत कम घुलते हैं, डिसॉल्व ही नहीं होते पानी में, तो उनकी जो वो डिसॉल्व होना होता है ना, वो इतना नाम मात्र का होता है कि वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाले ही सॉल्यूशन माने जाते हैं। कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन है भैया, अब इससे ज्यादा इनको डाइल्यूट नहीं कर सकते क्योंकि वो डिसॉल्व ही नहीं हो रहे। एंड उनका जो सॉल्युबिलिटी है, जितना वो डिसॉल्व हो सकता है वही तो उसकी कंसंट्रेशन होगी, उससे ज्यादा तो कंसंट्रेशन हो ही नहीं सकती। तो उनकी सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी। तो वहां पे हम लोग इस वाले फॉर्मूला को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं लिख के दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये पहले इरेज कर देती हूँ। अब देखो चौथा इसका हम लोग कैलकुलेट क्या कर सकते हैं? टू कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी कैसे कैलकुलेट करें? स्पेरिंगली जो बिल्कुल ही नहीं होते तो उनकी जो कंसंट्रेशन है ना, दैट इज मतलब उसकी जो मोलर कंडक्टेंस होगी वो लिमिटिंग कंडक्टेंस ही होगी, बिकॉज वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन ही होगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था उसको याद कर लो जरा। यहां पर अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगी? लिमिटिंग कंडक्टेंस कैलकुलेट होने वाली स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की। एंड आपको कापा मालूम होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई एम मोलरिटी, यही फॉर्मूला कैलकुलेट करने का। और इसकी मोलरिटी कितनी होगी? जितना डिसॉल्व होगा उतनी ही इसकी कंसंट्रेशन होगी, उससे ज्यादा कंसंट्रेशन हो ही नहीं सकती। तो मोलरिटी की जगह हम क्या ले लेंगे? इसको सॉल्युबिलिटी ले सकते हैं, है ना? तो ये हो जाएगा लिमिटिंग कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करना है तो इसको यहां ले आओ,
लिमिटिंग कंडक्टेंस आ जाएगी। लिमिटिंग कंडक्टेंस तो हम लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं कोलरॉश लॉ से। वेरी सिंपल, इजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। बहुत आसानी से चीजें समझ आती हैं जब आप अंडरस्टैंड करने के मूड में होते हो। बच्चे लोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपना पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, हर टॉपिक को लिख करके तैयार करो, समझ के तैयार करो, खाली वीडियो नहीं देखना, काम करो, इस पे प्रैक्टिस करो और इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करो। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 20 एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, करके देखो जरा। इससे बेहतर चांस नहीं मिलेगा कि आपने टॉपिक किया और 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। नहीं हुए मुझे बताओ, आंसर्स के साथ हैं, नहीं हुए मुझे बताओ, मैं डेफिनेटली आपको सॉल्व करके दूंगी। एक और वीडियो बना देंगे, डिस्कस कर लेंगे उन क्वेश्चंस को हम लोग, लेकिन काम करो। मिलती हूँ अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड गुड बाय।